हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा, अपना जो टॉपिक चल रहा है खनिज पोषण, कक्षा 12। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? खनिज पोषण। पिछले वीडियो में मैं आपको अनिवार्य पोषक तत्वों के विभिन्न प्रकारों को एक टेबल द्वारा समझा चुका हूँ। ठीक है, आज वहाँ से आगे अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आज जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, कार्य के आधार पर अनिवार्य पोषक तत्वों के प्रकार। कार्य के आधार पर अनिवार्य पोषक तत्वों के प्रकार। ठीक है, तो देखो, कार्य के आधार पर अनिवार्य पोषक तत्वों को चार प्रकारों के अंदर विभक्त करते हैं। सबसे पहला प्रकार रचनात्मक तत्व। सबसे पहला प्रकार है बेटा, क्या नाम लिखा है मैंने बोर्ड पे? रचनात्मक तत्व। ठीक है, कोष्टक में मैंने यहाँ पे लिख दिया जैव अणुओं के घटक। एक्चुअल में जो ये रचनात्मक तत्व होते हैं, ये सजीवों के विभिन्न जैव अणुओं के घटक होते हैं। और इसके अंदर बेटा अपन CHON, इन चार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा ऊर्जा संबंधित तत्व। ये दूसरा प्रकार हो गया बेटा। इसके अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं? जो ऊर्जा से संबंधित यौगिकों के घटक होते हैं। ऊर्जा से संबंधित यौगिकों के घटक। ठीक है ना? तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? जैसे ATP के अंदर कौन सा तत्व आता है? P, फास्फोरस। दूसरा क्या है बेटा? पर्णहरित। एग्जाम्पल है इसका, पर्णहरित के अंदर कौन सा तत्व आता है? मैग्नीशियम। तो ये दो प्रकार हो गए बेटा। तीसरा प्रकार अपन लिखेंगे एंजाइम सक्रियक तत्व। एंजाइम सक्रियक तत्व। इसके अंदर कौन से तत्व आते हैं? जो एंजाइम को सक्रिय या बाधित करते हैं। एंजाइम को सक्रिय अथवा बाधित करते हैं। Mn, Zn, Mg, Mn, Zn, Mg, Mo, ये चारों तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। और बेटा सबसे लास्ट में परासरण विभव नियंत्रक तत्व। नियंत्रक तत्व। ठीक है ना? परासरण विभव नियंत्रक तत्व कोशिका के परासरणी विभव का नियंत्रण करते हैं। कोशिका के
परासरणी विभव का नियंत्रण, कोशिका के परासरणी विभव का नियंत्रण करते हैं। और इसके अंतर कौन से आते हैं? पोटेशियम और क्लोरीन। तो बेटा ये आपने कार्य के आधार पर अनिवार्य पोषक तत्वों के प्रकार लिख दिए। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से आपको चारों के चारों प्रकारों को समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान से बोर्ड पे देखना और अपनी सीट में पढ़ना। सुनो बेटा, कार्य के आधार पर अनिवार्य पोषक तत्वों को 4 प्रकारों में विभक्त करते हैं। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? रचनात्मक तत्व। दूसरा प्रकार कौन सा है? ऊर्जा से संबंधित तत्व। तीसरा प्रकार कौन सा है? एंजाइम सक्रियक तत्व। और चौथा प्रकार कौन सा है? परासरण विभव नियंत्रक तत्व। ठीक है, रचनात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये तत्व सजीवों के विभिन्न जैव अणुओं के मुख्य घटक होते हैं। सजीवों के विभिन्न जैव अणुओं के मुख्य घटक होते हैं। दूसरा क्या लिखा है बेटा? ऊर्जा से संबंधित तत्व। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिख रखा है? ऊर्जा से संबंधित यौगिकों के घटक होते हैं। अब ऊर्जा से संबंधित यौगिक कौन कौन से बता रखे हैं? एक तो बता रखा है बेटा ATP, ठीक है ना। और दूसरा घटक कौन सा है? पर्णहरित। ATP के अंदर कौन सा तत्व होता है? फास्फोरस। और पर्णहरित के अंदर कौन सा घटक होता है? मैग्नीशियम। नंबर 3 पर आइए, एंजाइम सक्रियक तत्व। ठीक है, इसके अंतर्गत वे तत्व आते हैं जो एंजाइमी क्रियाओं को, चाहे यूँ बोल दो, एंजाइमों को सक्रिय करते हैं अथवा एंजाइमों की क्रियाविधि को बाधित करते हैं। और उसके अंदर बेटा मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज और मोलिब्डेनम 4 तत्व हो गए। और नंबर 4 पे कौन से हैं? परासरण विभव नियंत्रक तत्व। ये वो तत्व होते हैं बेटा जो कोशिका के परासरणी विभव का नियंत्रण करते हैं। और इसके अंदर बेटा पोटेशियम एंड क्लोरीन, ये 2 तत्व आते हैं। ठीक है ना, हो गया ख़त्म। आगे चलिए इसी में बेटा, तो बेटा ये तो ख़त्म हो गया कि कार्य के आधार पर अनिवार्य पोषक तत्वों के प्रकार। कितने प्रकार पढ़ लिए बेटा अपन ने? 4। कौन कौन से पढ़े? रचनात्मक तत्व, ऊर्जा से संबंधित तत्व, तीसरा कौन सा है बेटा? एंजाइम सक्रियक तत्व। और चौथा कौन सा है? परासरण विभव नियंत्रक तत्व। ये 4 हो गए। आगे चलिए, एक खनिज, इसी में बता रहा हूँ, एक खनिज पोषक तत्व। पहली वाली टेबल को याद कीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अखनिज पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनका स्रोत मृदा न होकर जल या वायुमंडल होता है। ठीक है ना बेटा। खनिज पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका स्रोत मृदा न होकर के क्या होता है? जल और वायुमंडल। ठीक है, अब आप ध्यानपूर्वक सुनो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 तत्व मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे। इनमें से प्रथम 3 तत्व पादपों के द्वारा जल अथवा वायुमंडल से प्राप्त किए जाते हैं। अब बात आती है नाइट्रोजन की बेटा।
तो नाइट्रोजन यद्यपि वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। स्वतंत्र नाइट्रोजन आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन उपस्थित होती है, परंतु पादप स्वतंत्र नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया के रूप में पादप ग्रहण करते हैं। बैठ गई आपके समझ में? तो कुल मिलाकर के खनिज पोषक तत्वों में से CH एवं O तो पादप जल अथवा वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, जबकि नाइट्रोजन भूमि द्वारा ग्रहण किया जाता है। मीन्स पादप भूमि से ग्रहण करते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना पड़ेगा। आगे चलिए, अगले हेडिंग पे आ जाइए। पादपों के पोषण में पोषकों की भूमिका। पादपों के पोषण में विभिन्न पोषकों की भूमिका, मतलब जो आपने ये 17 तत्व पढ़े हैं, कुल मिलाकर के 17 तत्व बताए हैं ना आपको। मैंने शुरुआत में इस पाठ में बताया था कि पादपों को अपने वृद्धि और विकास के लिए टोटल 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब अपन इस पाठ में इन सारे के सारे तत्वों की पादप में क्या भूमिका होती है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे देखो, सबसे पहले अपन एक साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट, ये खनिज पोषक तत्व हैं जिन्हें पादप जल अथवा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। और एक बात इसमें आप कह सकते हैं, पादपों में प्राय इनकी न्यूनता नहीं होती। पादपों में प्राय इनकी न्यूनता नहीं होती। ये 3 तत्वों के बारे में एक साथ पढ़ रहे हैं अपन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। तो पहले पॉइंट में आपने क्या लिखा है बेटा कि ये खनिज पोषक तत्व होते हैं जिन्हें पादप जल अथवा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। पादपों में इन खनिज पोषक तत्वों की न्यूनता नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2 पे आइए। पौधे कार्बन को CO2 के रूप में वायु से, ठीक है ना बेटा, ऑक्सीजन को CO2 व O2 के रूप में, ऑक्सीजन को CO2 व O2 के रूप में वायुमंडल से, तथा हाइड्रोजन को जल के रूप में, तथा हाइड्रोजन को
जल के रूप में मृदा से प्राप्त करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं। ये बेटा पॉइंट नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, अब तीसरा और अंतिम पॉइंट लिख रहा हूँ। देखिए अब ये सभी तत्व विभिन्न कार्बनिक पदार्थों, ये सभी तत्व विभिन्न कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के घटक होते हैं। वसा आदि के घटक होते हैं। ठीक है बेटा, और आप क्या बोल देंगे, तथा कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य के निर्माण में, ऊपर लिख देता हूँ, कोशिका भित्ति व जीव द्रव्य के निर्माण में मदद करते हैं। कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य के निर्माण में मदद करते हैं। तो बेटा ये 3 पॉइंट आपको बोलने पड़ेंगे इसके अंतर्गत। तो एक बार मैं तीनों के तीनों पॉइंटों को आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, अपन ने कौन सा टॉपिक शुरू किया है, पादपों के पोषण में विभिन्न पोषकों की भूमिका। ठीक है, तो अपन 3 अखनिज पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक बोर्ड पे देखिए। देखो ये अखनिज पोषक तत्व हैं जिन्हें पादप जल अथवा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। पादपों में प्रायः इन तत्वों की न्यूनता नहीं होती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पर आइए, पौधे कार्बन को CO2 के रूप में वायुमंडल से, पौधे ऑक्सीजन को CO2 एवं O2 के रूप में वायु से, तथा हाइड्रोजन को जल के रूप में मृदा से प्राप्त करते हैं। तीसरे और अंतिम पॉइंट पर आइए, तीनों ही प्रकार के अखनिज पोषक तत्व विभिन्न कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसाओं के प्रमुख घटक होते हैं। इसके अलावा ये कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य के निर्माण में मदद करते हैं। तो बेटा अपन ने 17 में से कितने तत्वों को ख़त्म कर लिया? 3 तत्वों को। ठीक है, अगला चौथा तत्व जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, और इसमें आपको क्या क्या याद करना है देख लीजिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन, फर्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 78। लेकिन पौधे नाइट्रोजन को NO3 माइनस, NO2 माइनस, NO2 माइनस व NH4 प्लस आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है ना, इसको तो अपन बोलेंगे नाइट्रेट, इसको अपन बोलेंगे नाइट्राइट,
और इसको अपन बोलेंगे अमोनियम आयन। क्या बोलेंगे बेटा? अमोनियम आयन। हो गया। दूसरे पॉइंट पर आइए। नाइट्रोजन का उपयोग पौधे, प्रोटीन, नाइट्रोजन का उपयोग पौधे, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित तथा विभिन्न अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में करते हैं। ये नाइट्रोजन का बेटा दूसरा पॉइंट हो गया कि नाइट्रोजन का उपयोग पौधे, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित तथा विभिन्न अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में करते हैं। ठीक है। यह रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में सहायक है। नाइट्रोजन की बात चल रही है बेटा। रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायक है। इस तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता विभजोतक कोशिकाओं, इस तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता विभजोतक कोशिकाओं व इस तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता विभजोतक कोशिकाओं व अन्य जीवित कोशिकाओं में होती है। अन्य जीवित कोशिकाओं में होती है। कितने पॉइंट हो गए बेटा? 3। एंड चौथा और अंतिम पॉइंट अपन क्या बोल देंगे? नाइट्रोजनी, चाहे ऐसे लिख दो, रासायनिक उर्वरकों के रूप में यूरिया नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। तो बेटा ये चारों के चारों पॉइंट आपको नाइट्रोजन के अंतर्गत याद करने पड़ेंगे। ठीक है। अब इन्हीं चारों पॉइंटों को मैं आपके सामने एक बार बोल के बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए, देखो बेटा, नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, लेकिन पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनियम आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पर आइए बेटा। नाइट्रोजन का उपयोग पौधे, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक अम्लों, पर्णहरित तथा विभिन्न अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में करते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा बेटा एक एक पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर आइए। रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में तथा, चाहे ऐसे ही बोल दो, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया में नाइट्रोजन आवश्यक है। ठीक है ना।
आगे क्या लिखा है, इस तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता कौन सी कोशिकाओं में होती है, विभज्योतक कोशिकाओं तथा अन्य जीवित कोशिकाओं में होती है। और बेटा लास्ट पॉइंट में आपने क्या बोला कि रासायनिक उर्वरकों के रूप में यूरिया नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है, ठीक है ना। अब बेटा इसमें अपन पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन की कमी से होने वाले दुष्प्रभाव, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। किसकी कमी के बेटा, नाइट्रोजन की, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। और इस रोग को हरिमहीनता कहते हैं। हरिमहीनता यानी कि पर्णहरित नष्ट हो गया, ठीक है। पर्णहरित नष्ट। पर्णहरित के विघटन से एंथोसायनिन वर्णक, पर्णहरित के विघटन से एंथोसायनिन वर्णक निर्मित हो जाता है। एंथोसायनिन वर्णक निर्मित हो जाता है, जिसके कारण पत्तियां स्लाइटली पिंक यानी कि गुलाबी दिखाई देती हैं। तो ये तो नाइट्रोजन की कमी का प्रथम लक्षण हो गया कि पादपों में नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, यानी कि क्लोरोसिस या हरिमहीनता रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। पर्णहरित विघटित हो जाता है। और बेटा पर्णहरित के विघटित होने से एंथोसायनिन वर्णक पादप में डेवलप हो जाता है, और इस वर्णक के कारण पादप की पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं, गुलाबी, स्लाइटली पिंक दिखाई देती हैं। आगे चलिए, इस तत्व की कमी से कोशिका विभाजन की दर, कोशिका विभाजन की दर, इस तत्व की कमी से कोशिका विभाजन की दर, प्रोटीन संश्लेषण की दर, कोशिका विभाजन की दर, प्रोटीन संश्लेषण की दर एवं श्वसन की दर, श्वसन की दर मंद पड़ जाती है। तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। पादपों की वृद्धि रुक जाती है, पादपों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे वे वृद्धि नहीं होगी तो कैसे रह जाएंगे, बौने, बौने रह जाते हैं। पुष्पन देरी से होता है, पुष्पन देरी से होता है तथा पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति बढ़ जाती है। मतलब वो शीघ्रता से प्रस्फुटित नहीं हो पाती, प्रसुप्ति बढ़ जाती है। तो अब आप एक बार ध्यान से इसको सुन लें और उसके बाद आज की कहानी को ख़त्म कर देंगे। देखो बेटा, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण
सबसे पहले तो नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, हरमहीनता या क्लोरोसिस। पर्णहरित का विघटन हो जाता है और पर्णहरित के विघटित हो जाने के कारण पादपों की पत्तियों में एंथोसायनिन वर्णक डेवलप हो जाता है और इस वर्णक के कारण पादपों की पत्तियां हल्की गुलाबी दिखाई देती हैं। आगे चलिए, पादपों में नाइट्रोजन की कमी से कोशिका विभाजन की दर, प्रोटीन संश्लेषण की दर एवं श्वसन की दर मंद हो जाती है। आगे चलिए, पादपों की वृद्धि रुक जाती है, इसलिए वो बौने दिखाई देते हैं। पुष्पन देरी से होता है, यानी कि पुष्पों का विकास नहीं हो पाता। और सबसे लास्ट में बेटा पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति बढ़ जाती है, अर्थात पार्श्व कलिकाएं प्रस्फुटित नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। यहाँ से आगे यानी कि 5वें तत्व से अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।